यस, ऑर्गेनिक है हाइड्रोकार्बन। क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक रिंग। लिखो, इट इंक्लूड्स सैचुरेटेड, unsaturated and aromatic ring. Saturated, unsaturated and aromatic ring. First side heading डालो alkanes. General formula CnH2n plus 2. They are also called as paraffins. Alkane, general formula CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. They are also called as paraffins. They are more stable, saturated. They are more stable, saturated hydrocarbon compounds. They are more stable, saturated hydrocarbon compounds. हाँ भाई, स्टेबल का मतलब क्या है? जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। और जो सिंगल बॉन्ड रहते हैं उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं। अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेटेड। पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कम रिएक्टिव। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सिंगल बॉन्ड वाले। तो स्टेबल वाले हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं, और अनस्टेबल या लेस स्टेबल वाले को कहते हैं ओलिफिन्स। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, प्रिपरेशन। बेटा इसका आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म पहले यूनिट में कर चुके हैं अपन। ऑर्गेनिक के पहले यूनिट में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म करें, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? ये जो क्लासेस है आपके सिर्फ बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए यहाँ से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी एग्जाम बड़ी जल्दी है। तो सिर्फ आपको इतना पढ़ाया जा रहा है कि बोर्ड में आप ठीक ठाक से हो जाए। अदरवाइज कंपटीशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो जब एग्जाम दे के आ जाओगे तब इसको बाद में अपन और एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अभी अपने को बोर्ड संभालना है। सबसे पहले बेटा फ्रॉम एल्कीन्स, पहले डालो फ्रॉम एल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड से। फ्रॉम एल्कीन्स प्रिपरेशन में फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। देखो ये मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। मैंने यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट डाला। रेड्यूसिंग एजेंट डी ब्लॉक का निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं। निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ये डालने पर इनके अंदर हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने कहा भाई पानी पिला दो यार, तो आपने कहा सर पानी तो नहीं है, संतरा है, ऑरेंज है, ये खा लो, या तरबूज है, ये खा लो, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर ट्रैप हो चुका है। उसका तरबूज का नाम ही वाटर मिलन है, जिसमें वाटर मिलता वो वाला फ्रूट है वो, इसलिए नाम पड़ा उसका वाटर मिलन। यानी कि पानी रहता, थोड़ा सा नमक डालो, बहुत सारा पानी बाहर निकल आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो? उसी तरह संतरा भी खा लो तो प्यास बुझ जाएगी। क्यों? उसके अंदर क्या है? पानी है। अगर किसी ने मुझे बादाम दे दिया, नहीं बुझेगी। क्यों? वो ड्राई है। समझ में आ रही बात? उसी तरह हाइड्रोजन गैस होता है, तो हर रिएक्शन में हम हाइड्रोजन लाके नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम डालेंगे। तो ये संतरे की तरह, जैसा संतरे में वाटर ट्रैप होता है, उसी तरह इनके अंदर हाइड्रोजन ट्रैप होता है। क्योंकि आपको मालूम है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये मेटल है तो ये सॉलिड है, तो ये खाली जगह को वॉइड्स कहते हैं, और ये खाली जगह में ये अपने साथ हाइड्रोजन को रख के रखते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। जब भी आप इनको हल्का सा गर्म करोगे तो गैस पहले भागेगी, तो इनको लेकर हल्का सा हीट करते हैं, इनके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे देखेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब ये मत पूछना कि सर आपने ये दो हाइड्रोजन कहाँ से लाए, हमें मालूम हो गया। जब भी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज करेंगे तो दे आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। और केमिस्ट्री की किताबों में इनके बारे में तो एक वर्ड यूज किया गया, ओकल्जन। ओकल्जन किसे कहते हैं? जब एक मोल निकल अपने साथ कम से कम 1000 मोल H2 रखता है, तब ये वर्ड यूज किया जाता है ओकल्जन। अदरवाइज एड्सॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री इन लोग को ओकल्जन वर्ड यूज करती है, यानी कि तुम 1 मोल निकल ले रहे हो, इसका मतलब तुम धनी हो गए। क्यों? तुम्हारे पास 1000 मोल हाइड्रोजन है, तो तुम 1000 मोल हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 मोल निकल से काम चला सकते हो। बात समझ में आ गई? आज के बाद जब भी मैं ऑर्गेनिक में बात यूज करूंगा रेड्यूसिंग एजेंट,
तो आपके दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए कौन? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। पहला वर्ड आना चाहिए कौन? क्यों निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कह रहे? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे संतरा, दे आर द सोर्स ऑफ वाटर, मैं कह सकता हूँ वाटरमेलन, दे आर द सोर्स फॉर वाटर। अरे बात समझ में? जैसे आप देखो संतरे को कभी अनपाइल करने के बाद उसमें से बिल्कुल आप निकाल के देखो, एक अगर आप फाइबर अलग से हला के देखोगे तो देखोगे उसके अंदर एक ट्यूब जैसा दिखता है और उसके अंदर वाटर रहता है, हल्का सा दबाव, कुछ वाटर बाहर की तरफ ओज आउट होता है। समझ में आ रही बात? सेम उसी तरह। क्या पहली प्रिपरेशन समझ में आ गई? बेटा इसको लिखना कैसा है? हर रिएक्शन को नहीं लिखेंगे, जो ये है इसके नाम से पहले वेन लिखना है, तो आप लिखोगे वेन। हाँ, फ्रॉम एल्कीन्स। हम अब बना रहे एल्केन्स, पहले ही देख लिया CnH2n बनाना है। अब किस किस से बना रहे हैं उसका नाम लिखते चलेंगे। पहले लिखो फ्रॉम एल्कीन्स, लिखे, उसमें इसका नाम से पहले लिखेंगे वेन। 2 कार्बन का डबल बॉन्ड नाम क्या होगा? 2 कार्बन है ईथ, डबल बॉन्ड है ईन, दोनों को मिला दो, व्हेन ईथीन आर रेड्यूस्ड in the presence of nickel, platinum और palladium, it gives क्या दे रहा है बेटा ये? बोलो, एल्केन्स यानी ईथेन। एल्केन में हम बोलेंगे ईथेन। इट गिव्स एल्केन। रिएक्शन लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हो गया यहाँ पर। बेटा बोलो ये इसके अंदर क्या था? डबल बॉन्ड था। अगर मुझे उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कौन से बॉन्ड हटाना है? और उसकी जगह क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन का सोर्स। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन करेगा। पहले निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से किस भी लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, फिर सेकेंड स्टेप में ये आगे बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना? फिर ये सेम रिएक्शन होकर CH3 यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हम बना लिए, वेदर इट में भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी करो, डबल बॉन्ड है तो 1 स्टेप में रिएक्शन पूरी करो। ठीक है ना? कॉपी करो। फ्रॉम एल्काइंस, हाँ फ्रॉम एल्काइंस या अनसैचुरेटेड लिख सकते हैं, फ्रॉम एल्काइंस लिख सकते हैं। हाँ, अकल्शन लिखना नहीं है, आपको बता रहा हूँ। अपन तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अकल्शन फिजिकल का वर्ड है। एड्सॉर्प्शन एक यूनिट है, उसमें ये वर्ड आता है। हो गया यहाँ तक क्लियर? कौन सी रिएक्शन थी? रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? रिडक्शन। हम रिडक्शन में कितनी रिएक्शन सीख लिए अभी तक? 2। रिडक्शन में हमने कितने रिएक्शन सीखे? 2। पहले कौन सी बेटा? एल्कीन से। दूसरा किससे? एल्काइन से। अब तीसरी CH3Cl, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। थर्ड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बोलो कितने कार्बन है? एक। और कौन है? Cl का नाम क्लोरो। एक कार्बन का मीथ, सारे सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। इसका भी क्या करेंगे हम? रिडक्शन। बोलो हाँ या ना? रिडक्शन। तो रिडक्शन करेंगे तो सपोज करके चलो मैकेनिज्म देख रहे हैं, 2 H है तो 1 HCl निकाल लो, जगह खाली हो गई। इसके पास कौन आ जाएगा? H। क्या बन गया यहाँ पे? CH4 प्लस क्या निकल गया? HCl। जरा ध्यान से देखो, मैंने फिर से क्या लिया? CH3Cl। अब रेड्यूसिंग एजेंट मैंने Na ले लिया,
क्या ले लिया रेडिएशन एजेंट। और Na मेटल अगर लेंगे तो मुझे ड्राई ईथर लेना जरूरी है, नहीं तो आपको मालूम है सोडियम जबरदस्त रिएक्टिव है, एयर से भी रिएक्ट करता है। दे उनको हम लोग पैराफिन्स में रखते हैं, 10th में पढ़ा होगा, सोडियम और पोटेशियम और सोडियम केरोसिन, क्यों, दे आर मोर रिएक्टिव। इसलिए सोडियम लेंगे तो एरो पे ड्राई ईथर लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? ड्राई ईथर। यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये सोडियम ये NaCl लेकर चला गया, कौन लेकर चला गया? तो अब बताओ क्या CH3 के पास जुड़ने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। तो आपको मालूम है 1 का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022, 10 का पावर 23, भीड़ लगी पड़ी है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब वैसा ही कोई एक और ऐसे ही घूम फिर रहा होगा तो आके इससे टकरा सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिखा करेंगे, ये भी 2 लिखेंगे। तो देखो रिएक्शन ऐसे हुई, ये CH3 है, ये Cl है, ये 2Na है, ये Cl है, ये CH3 है। क्लियर? समझ में आया? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये तो मालूम है Na क्या लेके जाएगा, Cl लेके जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 बोल रहे हैं और 100% आप लोग के दिमाग में जा रहा है ये एक ही है, ये गलती है हमारी, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ एक जो लिखते हैं वो 1 मोल होता है, और 1 मोल का मतलब वो 6.023 10 का पावर 23 होता है। इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारे, तो उसको हम समझने के लिए उसमें से हमने जो रिएक्शन करे उनको साथ लिख लिए। तो हमने 2 CH3Cl लिए, 2 Na से लिए, तो यहाँ से भी Cl गया, यहाँ से भी Cl गया, बोलो हाँ यहाँ। ये इसके साथ जुड़ गया, ड्राई ईथर था, तो ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ, प्लस 2 NaCl हुआ। यस और नो? आप बताओ यहाँ पे जो लिए कितने कार्बन थे? 2 गलत है, ये तो मन से लगाने वाला नंबर है, एक है कार्बन, फार्मूले में तो एक ही है। तुम जब इस फार्मूले को एनालाइज करोगे एक ही कार्बन का इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो तुम बैलेंस करने के लिए कुछ भी लिख लो, याद करो बचपन की वो रिएक्शन C+O2, यहाँ पे दिया CO, तो क्या लिखा था इसको बैलेंस करना? मन से लगाए थे ना। तो ये मन से काउंट नहीं करेंगे कभी, क्योंकि ये तो मन धड़क कहानी है, कभी भी बदल सकती है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, मगर प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 2। तो स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं, क्यों? कार्बन नंबर बढ़ गया, कार्बन नंबर बढ़ गया, पहले 1 था अब 2 हो गया। या ये कह लो जो तुम यहाँ कार्बन लोगे उसकी फोटोकॉपी होती है। अरे जादू होने लगा, हमने अल्काइल हैलाइड 1 लिया और प्रोडक्ट में 2, तो जादू हुआ कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? कार्बन बढ़ा के नहीं? तो ये जो रिएक्शन कराई खुश होकर, उसके नाम से ये रिएक्शन जानी गई, ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? जिसमें एल्केन कन्वर्ट्स इनटू हायर एल्केन्स, एल्केन कन्वर्ट्स इनटू। अच्छा बताओ क्या यहाँ पे हायर एल्केन में हुआ? नहीं। कितने कार्बन थे? यहाँ भी कितने थे? यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है? यहाँ भी कितने? क्या हायर हुए? क्या यहाँ पे हायर हुआ? मगर यहाँ पर कमाल कर दिया। तो जो कमाल करता है उसका तो नाम हर कोई जानता है, इसलिए कौन से नाम की रिएक्शन होगी? वुड्स। याद रखेंगे, कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें यहाँ दिया जाएगा उसकी फोटोकॉपी बनाना है, जो यहाँ पे दिया जाएगा उसकी फोटोकॉपी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 1-2 रिएक्शन हो, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये जनरल एग्जाम में आती है। C2H5Cl मैंने Na डाला, आंसर तुम्हें मालूम हो गया, ड्राई ईथर है। बोलो क्या करूँ? C2H5 एक नया बॉन्ड और C2H5 फोटोकॉपी प्लस 2 NaCl। समझे हो कि मैकेनिज्म करूँ? समझ गए ना? क्योंकि आपको मालूम है जो लोगे उसका उसी कार्बन का एक फोटोकॉपी तैयार होना है। तो आपने C2H5 लिया तो उसकी एक फोटोकॉपी तैयार करिए, अरे हो जाएगी। अच्छा अगर मुझे ये दिया गया और यहाँ मुझे Na दिया गया, सर Na और Cl भी तो 2 मिल रहे हैं। हाँ 2 मिल रहे बेटा, वो NaCl ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की केमिस्ट्री है। बाई प्रोडक्ट पे आप अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बाई प्रोडक्ट में कहीं कार्बन निकला तो ध्यान दो, मेन चीज को अभी पकड़ने लगो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे कार्बन की, तो कार्बन की केमिस्ट्री में आप बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं होगी, मगर इनऑर्गेनिक में पूरी रिएक्शन लिखनी रहती। यहाँ पे ऑर्गेनिक में अगर कार्बन कहीं से निकल के अलग हो रहा है तो फिर वो लिखना जरूरी रहता है। यहाँ पे पूरा आपका फोकस कार्बन पे होगा। क्यों? आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, बोलो क्या करूँ? Cl यहाँ से हट जाएगा और ये सेम फोटोकॉपी आएगी। हाँ 2
टू NaCl लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ से Cl गया होगा तो नया बॉन्ड यहाँ से बनेगा। अरे भाई यहाँ से Cl जाएगा वहीं से तो नया बॉन्ड बनेगा। अरे मानते हो ये बात? क्लियर हो गई? किसकी रिएक्शन है? वुड्स। किसकी रिएक्शन है? किसकी रिएक्शन है? कौन सा मेटल लिया? सोडियम। कौन सा मेटल लिया? कौन सा मेटल लिया? किसके प्रेजेंस में कराई? ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? याद रखो जितनी मेटल की रिएक्शन है ड्राई ईथर में होगी। ऑर्गेनिक में जितनी मेटल की रिएक्शन है ड्राई ईथर में होगी। अदरवाइज मेटल अगर पानी नहीं रहा तो मेटल पानी के साथ रिएक्ट होकर एल्किली बना देगा। ये 10th में भी पढ़े, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स फॉर्म्स द एल्किली। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? कॉपी कर लो। रिडक्शन है, ये भी अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन है, ये भी अल्काइल हैलाइड का है, मगर यहाँ पर कार्बन नंबर सेम हो रहा है और ये कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। आगे अच्छे से बेटा, इसका नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और ये होगा बाईसाइक्लोप्रोपेन। दो बाईसाइक्लो, दो है साइकिल 3 कार्बन की तो बाईसाइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिखिए बेटा, लिखो जल्दी से। हो गया यहाँ तक? लिखो इनवर्स रिएक्शन, इनवर्स रिएक्शन lower alkanes are converted into higher alkanes. Lower alkanes are converted into higher alkanes. Lower alkanes are converted into higher alkanes. छोटे कार्बन बड़े कार्बन में बदलेंगे। Lower alkanes converts into higher alkanes. N convert to 2N. N stands for the carbon number. N, small n. N converts to 2N. N converts to 2N. हर जगह देखो N जाके डबल हुआ वुड्स के अंदर। बोलो हाँ। सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन। सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन। सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन। सोडियम मेटल यूज करेंगे हम रिडक्शन के लिए। सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। Reaction intermediate is free radical. Reaction intermediate is free radical. ओके, चलो व्हाट्स रिएक्शन ही कर रहा हूँ मैं। देखो CH3 यहाँ पर है, CH यहाँ पर है और CH3 है और उन्होंने मुझे यहाँ Cl दिया प्लस Na लिखे प्लस ड्राई ईथर। क्लियर? समझ गए होंगे क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH नहीं CH3 CH2 CH3 फिर 2 C3H7 C3H7 कहाँ से जुड़ेगा? CH 2NaCl CH जुड़ेगा Cl जहाँ से निकलेगा वहाँ से जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे,
ये जो Cl जा रहा ये अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा, इसलिए मैंने हाफ हेड डाला और बाउंड को बीच में से काटा, बाउंड को बीच में से काटा है, होमोलैटिक क्लीवेज यानी बाउंड को बीच में से काटा और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या किसी को दिया गया, नहीं क्या किसी से लिया गया, नहीं उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री है किसी को देने के लिए, तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हुआ। इसी तरह एक और कहीं बना होगा, एक और कहीं बना होगा ना, क्योंकि भीड़ लगी पड़ी है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो इतनों के अंदर ये टूटन हुई होगी, तो जो मॉलिक्यूल पास पास होंगे वो टकरा गए होंगे और जो टकरा दिए वो जुड़ गए। अरे भीड़ तो बहुत है, जो पास में है वो टकरा जाएगा, क्यों, गैस है। और गैस के बारे में ये प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ ली गई थी, दे शोज रैंडम मोशन, और जब रैंडम मोशन देते तो रास्ते में जो आएगा उससे टकराएंगे, अपन आंख पे पट्टी बांध के रोड पे निकल जाएंगे, किसी से भी टकरा सकते हैं, तो ये जब टकराएंगे उसकी बात हो रही है, क्लियर है। तो बेटा देख, ये आपका CH3 है, ये CH है और ये CH3, तो फ्री रेडिकल ये कार्बन बना तो जुड़ेगा भी यहीं से, ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये अपन ने सोचा ही नहीं होगा। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताया सोचा, और बोला क्यों नहीं फिर? सर मैं कैसे बोलूं सर? क्यों, या ऐसे बोल सकते हो आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा सर। आपको IUPAC सिखा चुके ना भाई, फिर कितने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करा चुका हूँ IUPAC में, जबकि इतने शॉर्ट पीरियड है उसके बाद भी इतना खींच रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? दूसरे टीचर्स तो हाथ उठा देते हैं, मैक्सिमम केमिस्ट्री के कई टीचर्स हाथ उठा दिए, भैया स्कूल की बात हमसे मत करो, बता रहा हूँ ना मैं, कई टीचर्स, मगर मैं फिर भी लगा हुआ हूँ कि स्कूल में आपका अच्छा स्कोर हो जाए। क्लियर बेटा, यहाँ तक का बन गया ना? अब तो समझ में आ गया होगा। बोर्ड से रिएक्शन छोड़ दूँ, दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा ना आप तो? चल हो गया भाई, कंफ्यूज है तो पूछ ले बेटा, कंफ्यूज तो नहीं, बन जाएगा ना अच्छे से। जहाँ से Cl निकाल वहीं से दूसरे को जोड़, बस फोटोकॉपी याद रख, फोटोकॉपी याद रख, जहाँ से निकालेगा वहीं से जोड़ेगा। क्लियर है पूरा बेटा? देखो IUPAC क्या हुआ है, दिक्कत है तो पूछ लेना, कोई स्ट्रक्चर में नहीं समझ में तो पूछ लेना। कंफर्टेबल हो, दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं तो फिर मैं उधर ले बड़े हॉल में लेकर चलेगा। हो गया भाई, मैं ये सर लेक्चर 2N NaCl लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है बेटा, मैं पहले ही बोला, क्या कार्बन टूटा है? नहीं, तो आपको जरूरी नहीं बाय प्रोडक्ट लिखना, अगर लिखना चाहते तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक बेटा? हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन किसकी, एल्केन्स की। अभी हमने किससे किया, अल्काइल हैलाइड से। अभी आपने कौन सी रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन। उससे पहले हमने नॉर्मल रिडक्शन किया था, उससे पहले हमने अल्काइन से किया था, उससे पहले हमने एल्कीन से किया था। अरे बोलो हाँ या ना? अब हम किससे करेंगे, एसिड से। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम salt of carboxylic acid. Preparation of alkane from salt of carboxylic acid. Preparation of alkane from salt of carboxylic acid. Alkanes की preparation salt of carboxylic acid से। ये देखो यहाँ मेरे पास CH3 है, COON है। ये कौन है, नाम बोलो इसका, सोडियम। और ये CH3 COOH को कहते हैं एसिटिक एसिड, तो इसको नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा बेटा, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो इसको कहते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे व्हेन सोडियम एसीटेट reacts with soda lime. When sodium acetate reacts with soda lime, it gives alkanes. It gives alkanes with less carbon. It gives alkanes with less carbon.
अब ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप डाउन रिएक्शन। सर कार्बन कम का हो। हाँ कम हुआ ना, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन। पहले लिखो, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप डाउन रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, और डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी आपको हीट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनाओगे। ट्रायंगल का मतलब हीट। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट करना पड़ेगा। द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट याद रखो फ्री रेडिकल है। इससे पहले भी हमने जो पढ़ा उसमें भी फ्री रेडिकल। चलो इसकी मैकेनिज्म देखो, ये मेरा CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये O और Na। हमने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दी, तो ये Na है, ये O है और ये H है, तो ये पार्ट अलग हो गया। क्या बन गया देखो, फोर। ये क्लियर, ये पार्ट अलग हो गया। क्या बन गया देखो, CO3 है CO2 ये आपस में जुड़ जाएगा। Na2 समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई रिएक्शन? कोई डाउट नहीं? मैकेनिज्म अपने को नहीं देखना है बोर्ड के लिए, ये सब चीज़ें कॉम्पिटिशन में काम आती है। आप तो डायरेक्ट ये रिएक्शन एग्जाम में लिखेंगे। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो रिएक्शन। सर कार्बन के नंबर कितने हुए? कार्बन आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन के नंबर है, दो। वहाँ पे देखो। मेन तो आपका ये है, CO2 मत गिनो, अच्छा आप तो एल्केन बना रहे हैं। हाँ एल्केन कितने कार्बन का मिला? एक ही कम है। यार वो CO2 तो कंटेनर खुला था, उड़ के भाग गया। ठीक है ना? सर ये CaO की प्रेजेंस में भी टूटे। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड रहेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपन ज़्यादा डेप्थ में नहीं देख रहे हैं, जैसे कंपटीशन के लिए ये भी पढ़ना पड़ता है कि कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेस है, और ब्रोंसेट क्लोरी बोले हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है तो उसके प्रेजेंस में वीक बेस एसिड का काम करती है, और जो एसिड करता है वो H देता है, इसलिए NaOH H दे रहा है। ये सब कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए नहीं। बोर्ड के लिए तो रिएक्शन हमें याद रखना। और ये रिएक्शन कराने वाले साइंटिस्ट है डूमा, तो इसलिए रिएक्शन होगी डूमास रिएक्शन। डूमास रिएक्शन स्टेप डाउन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टेप अप देखा था, अब हमने स्टेप डाउन देख रहे हैं। ये मैकेनिज्म नहीं लिखना। नहीं लिखना बेटा, अभी आपका बोर्ड के मैंने पहले कहा, इसको मैं फिर कराऊंगा आपको। अभी पहले बोर्ड को लिए अपने को सिलेबस जल्दी कवर करना है, ठीक है। नॉर्मल क्लासों में खाली बोर्ड से एक रिएक्शन में 4 लिमिटेशंस हैं, मैंने एक भी लिमिटेशन आपको नहीं बताया, वो कंपटीशन के लिए होता है। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, KOLBE, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, KOLBE। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। थर्ड पॉइंट लिखो, it is also example of decarboxylation. It also example of decarboxylation. It also an example of decarboxylation. क्या मतलब? decarboxylation का मतलब क्या होगा? CO2 निकलेगी। D मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का। डिहाइड्रेशन वर्ड अक्सर सुना होगा। डी माने निकलना, हाइड्रेशन माने हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रेशन पानी। पानी का अक्सर आपको लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स होते तो डॉक्टर नहीं कहते डिहाइड्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट पियो। हाँ, डिहाइड्रेशन मींस पानी डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन का निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना।
Decarboxylation means कार्बन dehydrogenation, हाइड्रोजन का H2 का, dehydrohalogenation, हाइड्रोजन ग्रुप्स हाइड्रोजन और हैलोजन, ये चार वर्ड्स अक्सर अपने को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में मिलेंगे। उम्मीद है याद हो गया होगा बेटा। चल बोल। डिहाइड्रेशन मींस शाबाश। डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, H2 और सिर्फ H2, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब तो समझ में आ गया। अच्छा, इससे पहले डूमा कराया, बताना क्या वो डिकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल है, कैसे पता चला? और जब भी CO2 निकलेगा कार्बन कम होगा ऐसा लगने लगा। ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक बड़ी खतरनाक है, दिखती कुछ है होती कुछ है। हमें क्या लगने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो सर कार्बन तो कम होना है, क्योंकि अभी डूमा की रिएक्शन देखी हमने, 2 कार्बन थे, एक CO2 चला गया तो एक कार्बन कम हुआ। बोलो हाँ या ना? मगर कोल्ब रिएक्शन जरूरी नहीं कि कार्बन कम हो जाए, कई बार कार्बन वो भी रहता है और कई बार कार्बन उल्टा बढ़ भी जाता है और साथ में CO2 निकल भी जाता है। इसी का नाम केमिस्ट्री है। यानी जो आप सोचोगे उसके बाद केमिस्ट्री शुरू होती है, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। इसलिए केमिस्ट्री आसानी से पकड़ में कभी नहीं आती। और आप देखते ही हो, अपन कुछ और सोचते हैं, वहां कुछ और निकल के बैठ जाता है। बोलो हाँ या ना? अभी अपन ने ये तो दिमाग में बिठा लिया, सर ने कहा डिकार्बोक्सिलेशन, तो कई बच्चों के दिमाग में, जिनको ये क्लियर थी रिएक्शन, उनके दिमाग में ये जरूर आ गया होगा कार्बन कम होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने डूमा देखा। परफेक्ट। डूमा इज एन एग्जांपल ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन विद स्टेप डाउन। जो सिलेबस रखते हैं ये बड़े चालाक होते हैं। पहले इन्होंने ऐसा रखा जिसमें कार्बन बढ़ गया, फिर उनको ध्यान में आया बच्चा ऐसा ना सोचे, जब भी रिएक्शन होगी तो कार्बन बढ़ेगा। फिर उन्होंने एक ऐसी रिएक्शन रखी जिसमें कार्बन कम हो गया, फिर उनको ध्यान में आया कि बच्चा ये ना सोच ले कि कार्बन कम ही होगा, क्योंकि उन्हें तो आपको बेस्ट ब्रेन बनाना है। फिर उन्होंने एक ऐसी रिएक्शन रखी जिसमें कार्बन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, उसका नाम है कोल्ब रिएक्शन। क्लियर हो गई? अब दूसरी चीज, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब से हमने इलेक्ट्रिक चीजें या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सीखी है या देखी है, तो तब से हमें मालूम है इसमें 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो बोलो ये रिएक्शन प्लस और माइनस में होगी कि फ्री रेडिकल में होगी? प्लस माइनस क्यों कह रहे हो प्लस माइनस? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों कह रहे हो प्लस माइनस? हाँ, क्यों कह रहे हो प्लस माइनस? नाम खुद कह रहा, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि रिएक्शन किस में होना है? मगर नहीं होती, ये फ्री रेडिकल में होती है। इतनी खतरनाक चीज है, नहीं होती है। किस में होती है? फ्री रेडिकल। अब मैं वो आपको यहाँ पर मजबूरी है मेरी, मैकेनिज्म बताऊंगा और ये मैकेनिज्म बोर्ड में पूछने तो पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल 7 मार्क्स का टॉपिक है ये, ठीक है ना? अगर ये मैकेनिज्म आ गए तो 4 नंबर फोकट के तुम्हारे, ठीक है ना? तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है? जहां भी समझ में नहीं है मेरे से पूछना। बेटा ये मेरा CH3 है, ये COOK, के लो या Na लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे Na लिया तो यहाँ पे K ले आओ मैं। ये रिएक्शन पहले हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे, क्या कह रहे आप? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइसिस में प्लस और माइनस आना चाहिए। पोटेशियम इस ब्लॉक का है और इस ब्लॉक के मशहूर है कि वो इलेक्ट्रॉन देने में एक्सपर्ट है, तो इस पर प्लस आएगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड 2, ये ऑक्सीजन पर माइनस और K पर प्लस। बोलो भाई हाँ या ना? अब मैं अगर इसके 2 मोल कर लूँ तो कोई टेंशन तो नहीं? ये मंगला कहानी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? अब बताओ, प्लस और माइनस आ गया, यस और नो? और प्लस आया तो प्लस किसकी तरफ जाता? कैथोड की तरफ। और माइनस किसकी तरफ जाता? एनोड की। ये 10th में भी आपने पढ़ा था। तो अब ये K चला कैथोड की तरफ, इसलिए तो इसका नाम कैटायन है। कैथोड की तरफ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और K मुझे मिल जाएगा। ये मेरे काम का नहीं है, मगर ये रिएक्शन कहाँ हो रही है आपको लिखना होगा, कैथोड पर। अब किसकी बारी है? इलेक्ट्रोड्स तो 2 है, तो कैथोड पे तो काम हो गया। कैथोड ने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। तो अब वो किसी ना किसी से तो लेना होगा। बैंक वाले आपको लोन देते हैं तो वो पैसे किसी न किसी से तो लेते हैं, लेकर वो पैसा आपको देते हैं। उसी तरह एनोड पर ये मैकेनिज्म आपको समझना है, क्योंकि अभी तक तो सर माइनस और प्लस में बात हो रही। तो देखो ये ऑक्सीजन और पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का। ऑक्सीजन ने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी तो नेगेटिव आया। बोलिए हाँ या ना? तो ये किसका इलेक्ट्रॉन है? पोटेशियम का, तभी तो नेगेटिव आया। अदरवाइज ऑक्सीजन के जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो नेगेटिव क्यों आता? और ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अब देखो बड़े इंटरेस्टिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
दो। ये एनोड कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ऑक्सीजन इतना चालाक है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन लिया वो दे देता इसको। तो जब ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन को फोर्स करेगा तुम अपना बॉन्ड इससे तोड़ो और एक इलेक्ट्रॉन लेकर मेरे साथ चले आओ। डबल बॉन्ड बन गया। हाँ, डबल बॉन्ड सी और ओ के बीच में। तो मैं ये दो ऐसा लिखने से अच्छा मैं अगर ऐसा लिखूं तो आप और ज्यादा अच्छे से सीखने लगोगे। ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये डॉट और ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, बोलो हाँ या ना। क्लियर? ये दोनों एनोड पर ही है क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ दो लेंगे। तो बोलो ये पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या के का जाएगा खाली? के का जाएगा। यहाँ से भी पूरा जाएगा या के का जाएगा? के का। जब के का इलेक्ट्रॉन खाली चला बेटा, ये के का इलेक्ट्रॉन खाली चला तो ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी ये स्टेप आपको बीच में देखने को मिल रही है। ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O के ऊपर डॉट आ गया। ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O, ये O के ऊपर डॉट आ गया, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बोलिए हाँ या ना। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो अब ऑक्सीजन अपना इफेक्ट इस पे लगाता, कहता भैया तू ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के मेरे साथ चले आ, तू ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के मेरे साथ आ। तो ये हाफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये डॉट बच गया, ये डॉट बच गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ये जुड़ गए तो देखो ये CH3, ये बॉन्ड CH3 प्लस 2 CO2 बाहर, देखो ये CO2, ये भी CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। यानी एनोड की पूरी रिएक्शन ये ऐसे जाएगी। अरे समझ में आया? क्लियर? बोलो आपने जब शुरू करे थे कितने कार्बन थे? दो। जब प्रोडक्ट बना तब भी कितने हैं? दो। CO2 निकला कि नहीं निकला? कितनी खतरनाक चोट हो रही है। CO2 भी निकल रहा, कार्बन नंबर भी कम नहीं हो रहा, तो डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ मगर स्टेप डाउन नहीं हुआ। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं सूडो फॉल्स डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यानी CO2 तो निकला है, कार्बन कम नहीं करना है। समझ में आ गया अच्छे से? मैकेनिज्म क्लियर हो गई कि एक बार फिर से बता दूं एक बार फिर से? बेटा सिंपल सा, पहले तो ये हमारे दिमाग में है सर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब प्लस और माइनस होना है। तो सोडियम आपने पोटेशियम एसीटेट डाला, पोटेशियम इस ब्लॉक का है, एसीटेट ऑक्सीजन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी कम? और पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन देने में महारत हासिल है, इसलिए तो इस ब्लॉक का है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन देता तुरंत दो, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मेटल्स है, याद करे होगा। तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस है तो प्लस और माइनस में टूट गए। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये पार्ट आ गया, अच्छे से क्लियर है। इसके बाद कैटायन में कोई केमिस्ट्री नहीं है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज था, ईमानदारी से कैथोड पे गया, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया, पोटेशियम वहाँ पे जमा हो गया। छोड़ दो, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हम कार्बन को देखेंगे। कार्बन का गया एनोड पर। अब ध्यान से देखो, पोटेशियम जब जा रहा था अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो नेगेटिव आया। तो वो जो नेगेटिव बताते हैं एक्चुअल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खुद ऑक्सीजन का और एक जो सामने से लिया। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये सामने से लिया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये सामने से लिया। अब एनोड मांग रहा है इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या ऑक्सीजन अपने दे रहा है या के दे रहा है? तो ये के का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इसके पास एक ही बच जाएगा, के का एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक ही बच जाएगा। अरे बोलो हाँ। तो जब एक बचेगा तो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। एक बचेगा तो अनस्टेबल, एक अनस्टेबल। तो ये कार्बन पे फोर्स डाल रहा कि भाई तू अपने भाई से अलग हो जा, मेरे से जुड़ जा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था। तो कार्बन और कार्बन होमोलैटिक क्लीवेज दे रहा, होमोलैटिक। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अलग, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अलग, उसी तरह ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अलग, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अलग, तो दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ गए, डबल बॉन्ड, और ये डॉट रह गया, ये डॉट रह गया, दोनों डॉट आपस में जोड़ गए, CO2 बाहर। बोलो जब आपने स्टार्ट करी रिएक्शन कितने कार्बन थे? 2। और प्रोडक्ट जब बना तब भी 2। क्या CO2 नहीं निकला? क्या स्टेप डाउन हुआ? मगर इससे पहले तो डोमा में CO2 निकला था, स्टेप डाउन हुआ था, मगर यहाँ पे CO2 निकला फिर भी स्टेप डाउन नहीं हुआ। खतरनाक रिएक्शन है। CO2 निकला, CO2 हमें धोखा दे रहा, इसलिए उसके नाम के आगे धोखेबाज लगा दो सूडो। सूडो माने फॉल्स, तो सूडो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया?
नो डी कार्बोलेट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, डी का मतलब निकलना। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, इजी वे में सीखो। सूडो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर इसमें भी सिर्फ रिएक्शन ही लिख दिया, मैकेनिज्म नहीं लिखना। नहीं, इसमें आपको 4 मार्क्स में मैकेनिज्म आएगा, आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दी हुई है, पूरा मैकेनिज्म। वो स्टेप्स, हर एक स्टेप 1 नंबर का है। ये रिएक्शन 1 नंबर देगा, ये रिएक्शन 1 नंबर देगा, और ये रिएक्शन 1 नंबर, और स्टेटमेंट 1 नंबर। सर ये कैथोड पे 2K के बाद क्रॉस पे बनाना है? क्या बेटा, क्रॉस मतलब ये आपके काम का नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसलिए क्रॉस नहीं करना। क्योंकि अपन कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन पे फोकस है। वो पे डॉट लगाओ। पूरा एरो नहीं, पूरा एरो गलत होगा, हाफ हेड एरो। 1 इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो कि पूरा 2 लेके जा रहे हो? एक तो हाफ हेड एरो। बेटा पूरी केमिस्ट्री सीखो, तुम मुझसे पढ़ रहे हो। ये चीज़ें टीचर्स भी गलत कर देते हैं, ठीक है ना। जब भी होमोलैटिक क्लीवेज करो, एरो पे हाफ हेड डालेंगे। सर फाइनल रिएक्शन यही होगा ना, ये जो लास्ट? हाँ, लास्ट का। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप किया, इसके बाद आप डायरेक्ट चाहो तो ये लिख सकते हो, इस पर मैंने एरो को इधर कर दिया। हो गया? जी डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया? चलो, एक मैं दे रहा हूँ, आप मुझे इसका सही आंसर बता दो। इलेक्ट्रोलाइसिस ABC, तीनों चीज लिखो। ABC कौन कौन होगा? तुम इसको C कह सकते हो, इसको A कह सकते हो, इसको B कह सकते हो। सर पूरा मैकेनिज्म बनाया करना है। मुझे आंसर चाहिए, चाहे मैकेनिज्म बनाओ या बिना मैकेनिज्म से दिमाग चला के बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। सर C2H5 से C2H5 प्लस 2CO2 प्लस 2E 2E नहीं, 2K 2K। सही है, थैंक यू सर। शाबाश।
कितनी वैलेंसी होती? फोर। चेक करो उस पर कितनी आ गई। C2H5 और C2H5 plus 2CO2 plus 2 इसको खोल के चेक electron। करो ये कार्बन पे कितनी वैलेंसी है। यही है मेरी चीटिंग करता है पाँच कर दिया। से कर ये क्या आया? सही है क्या? C2H5 और C2H5 plus 2CO2 plus 2 electrons इलेक्ट्रॉनिक के लिए सही है। K नहीं बन रहा बेटा। वो तो K पहले CH3 के बाद CH2 लिखो। मेरा बेटा लिखो। कार्बन को ये कार्बन एक है CH3 और ये दूसरा कार्बन CH2 इसके बाद आपका आएगा C कौन सा हाफ है फिर O ये माइनस में ये और ये K का। आप कुछ नहीं करना ये इसको हटाकर इसकी फोटोकॉपी लगाया करो आंसर आ जाएगा। सर जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर ये नीचे वाला बताना है ना मैं कि अगर वो 4 line मार्क्स में वाला- पूछा तो ये करना है, 2 मार्क्स में पूछा तो डायरेक्ट बता देना। 4 मार्क्स में वो खुद लिखेगा हाँ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म पूरी लिखना है। पूरे आपके किताब में दी गई है, पूरी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी गई है, कोई टेंशन नहीं। सही है कैसे लिखा है? नहीं आया पैसे प्लस 2 पाई ठीक है, वहाँ से CO2 को बढ़ा दे, C2H5 को आपस में जोड़ दे। इसको क्या लिखना है? हाँ क्या खाली क्या लिख 2K C2H5 जो C2H5 जो मैंने गलत लिखे देखो C2H5 लिखो कैथोड एनोड ये वाला ऐसे बनेगा बॉन्ड बना स्ट्रक्चर वाला ऐसे C डबल बॉन्ड बना दो तो यहाँ पे फिर 2 बॉन्ड की बना बात देनी है वो फिर इसमें कि इसमें इस पे माइनस इधर प्लस की हाँ ये हो गया। अब तुम क्या करोगे ये हटा के ऐसे ही एक नीचे करके जोड़ता जोड़ता है है बेटा नहीं क्या है क्या आए क्या बनाया बता C2H5 ये बनेगा CO CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो वो दोनों जुड़े हुए हैं कि बीच में प्लस की साइन है इधर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 उसके सिंगल बाद बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल उसके C2H5 के बाद वो C उससे जुड़ा है क्या प्लस है जगह C2H5 गलत है बेटा प्लस आएगा हाँ प्लस अलग हो जाएगा ना नहीं समझी सीखी नहीं होगी है ना। देखो भाई जो बच्चों को नहीं बन रहा वो आराम से देखो ये मेरे पास CH3 है ये मेरे पास CH2 है ये C डबल बॉन्ड हो ये O पर माइनस और ये K का इलेक्ट्रॉन ऐसा ये एक और है CH3 ये दूसरा CH2 फिर ये C डबल बॉन्ड हो ये O और ये K का इलेक्ट्रॉन। तो मुझे मालूम है ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ये दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये पार्ट दोनों आपस में जोड़ दो तो CH3 CH2 यहाँ डॉट था ये नीचे इससे जोड़ दो CH2 और CH3 प्लस 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप चाहो तो मिला के भी लिख सकते हो C2H5 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन ये नया बॉन्ड जो बना फिर ये C2H5 क्लियर हो गया अंतर समझ में आ गया। अच्छा तो इसमें तुमने जब स्टार्ट किया था कितने कार्बन थे तो 3 और प्रोडक्ट में 4 देखा 4 कार्बन बढ़ गए और CO2 भी निकला जबकि डोमा में था कार्बन कम हुआ तो CO2 निकला है तो कार्बन कम होता है मगर कुल वैसा नहीं है। इससे पहले आपने रिएक्शन देखे कार्बन बराबर रहा ये रिएक्शन देखे कार्बन बढ़ा तो कोल्प रिएक्शन में कार्बन कम होने का सवाल ही पैदा नहीं आता या तो कार्बन बराबर रहेगा या फिर कार्बन बढ़ेगा मगर CO2 तो निकलेगा। तो कोल्प की रिएक्शन को हम सूडो डिकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी याद रखेंगे। याद हो गया बेटा यहाँ तक क्लियर है कोई डाउट सीख गए बस इतनी प्रिपरेशन है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी खुद से पढ़ेंगे ज्यादा कुछ नहीं रहता। C1 से C5 गैस हैं C5 से C13 तक लिक्विड्स हैं उसके बाद सॉलिड है ठीक है ना यही रहती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ये तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स
chemical properties of alkanes. Very very important point लिखो, alkane does not shows the following reactions. Alkane does not shows the following reactions. Alkanes following reaction show नहीं करते हैं. Alkanes does not shows the following reaction. Number 1, oxidation with mild oxidizing agent. Oxidation with mild oxidizing agent. Number 2, reduction reactions. Number 2, reduction reactions. Number 3, reaction with metals. Reaction with metals. Number 4, reaction with acids. Number 5, reaction with base. Number 6, reaction with non-metals. यानी एल्केन तो इतनी सारी रिएक्शन हमारे साथ नहीं दे रहा है, नहीं शो कर रहा. तो सवाल ये पैदा होता कि सर अल्केन ये रिएक्शन क्यों शो नहीं कर रहा, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी रिएक्ट शो करते, रिडक्शन भी, एसिड से, बेस से, मेटल से, नॉन मेटल से, सबसे रिएक्ट होते. क्या अल्केन रिएक्ट हो रहा नहीं? तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसकी बात कर लेते हैं जरा. देखो एल्केन्स में सबसे छोटा एल्केन बना रहा हूँ, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना. यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है. तो मैं ये सारे हाइड्रोजन को एक जगह मिला के लिख रहा हूँ और एक हाइड्रोजन को एक्सपोज कर रहा हूँ. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है. कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो डिफरेंस कितना है 0.3 के डिफरेंस में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट होने के लिए कम से कम 0.7 चाहिए, लिखा चुका हूँ बॉन्डिंग में. पोलैरिटी के लिए कितना चाहिए कम से कम. तो अब बोलो ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर गया, तो जब ना हाँ तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो मिला है CH3. हाँ वो हाइड्रोजन थोड़ी दूरी पे, उसको नहीं देख रहे, खाली बीच में डायरेक्ट बॉन्ड किससे, इसकी बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन तो दूर है, उसकी बात नहीं कर रहे, खाली कार्बन की. अब इधर हाइड्रोजन होगा तो यही बात फिर से हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन होगा तो यही बात. तो कोई एक साइड अपन देख रहे हैं. तो ये बताओ क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर गया, क्या इधर गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पोलैरिटी आई, पोलैरिटी नहीं है तो माइनस प्लस नहीं आया, माइनस प्लस नहीं आया तो किस बेस पे रिएक्ट होगा, क्योंकि एसिड तो वो जो H प्लस देता है, बेस तो वो जो OH माइनस देता है, मेटल तो वो जो प्लस है, नॉन मेटल तो वो जो माइनस है. अरे बोलो हाँ है ना. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जोड़ना, तो सामने वाले का प्लस चाहिए. यहाँ तक बात समझ में आ रही. रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन माने H प्लस का जोड़ना, तो सामने वाले का माइनस चाहिए. तो जब इसके पास पोलैरिटी नहीं है तो रिएक्शन क्यों करेगा. पहली चीज तो ड्यू टू द लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. अभी दूसरी भी बता रहा हूँ. एक बात हो गई. अब दूसरी क्या है बेटा, ये कार्बन कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 486 किलो कैलोरीज है और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 452 है. यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लगभग आसपास है. अगर मैंने इसको हीट करके तोड़ने की कोशिश करूं तो हीट करने पर कार्बन भी टूटने के चांसेस है. इसका मतलब क्या हुआ कि दो फैक्टर्स हुए सर जिसके कारण ये डज नॉट रिएक्ट. कितने फैक्टर्स हो गए, दो. एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लेस, ड्यू टू व्हिच दे डज नॉट शोस द पोलैरिटी. सेकंड, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नियरली सेम, ड्यू टू व्हिच दे डज नॉट शोस द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन. उम्मीद है बात समझ में आ गई. कोई डाउट, क्लियर हो गया है. लिखिए. In alkanes, the electronegativity difference between a carbon and hydrogen, the electronegativity difference between
carbon and hydrogen is very less. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is very less. They does not shows the polarity. They does not shows the polarity due to which they does not reacts with the above reagent. They does not reacts with the above reagents. पहला फैक्टर हो गया. दूसरा लिखो, the bound dissociation energy, the bound dissociation energy between carbon carbon and carbon hydrogen is nearly same. The bound dissociation energy between carbon carbon and carbon hydrogen is nearly same. So it does not shows the following reaction. हो गया भाई. ये रिएक्शन तो नहीं दे रहा, तो क्या कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है? नहीं, कुछ देता है. तो वो जो रिएक्शन दे रहा वो लिखो, हैलोजिनेशन. एल्केन्स हैलोजिनेशन दे रहा. तो अब आप मुझसे पूछोगे सर अब ये हैलोजन से कैसे रिएक्ट हो रहा है? हैलोजिनेशन रिएक्शन. अब आप पूछोगे मुझसे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो वो तो इसके पास प्लस माइनस ही नहीं है, तो क्यों रिएक्ट होगा? तो हैलोजन से क्यों रिएक्ट हो रहा है? क्योंकि होमोलैटिक क्लीवेज पॉसिबल है. इलेक्ट्रॉन ना लेना ना देना, बराबरी से टूट जाओ. तो हैलोजन बराबरी से टूटने के लिए परफेक्ट है. लिखो हैलोजिनेशन. Alkanes reacts with halogens. Due to homolytic cleavage, इसको हाईलाइट करके लिखो. होमोलाइटिक क्लीवेज ये मालूम होना चाहिए. ईमानदारी का मतलब इलेक्ट्रॉन ना शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं. ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज and the reaction intermediate is free radical. The reaction intermediate is free radical. बोलो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है फ्री रेडिकल का? भूल गए क्या? क्या है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. हाँ ठीक है ना. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लो. 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ग्रेटर देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ग्रेटर देन 1 डिग्री. हो गया बेटा. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन सबसे खतरनाक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. लिख लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस. फ्लोरीन डार्क में यानी कि बिना लाइट के एनर्जी यूज हो जाएगा. ये सनलाइट में रिएक्ट करेगा, ये कैटालिस्ट में रिएक्ट करेगा, ये हीट के साथ कैटालिस्ट. सर डार्क के बाद फिर से रिपीट कर. डार्क के बाद सनलाइट, एच न्यू का मतलब सनलाइट. उसके बाद कैटालिस्ट, उसके बाद हीट एंड कैटालिस्ट. हो गया. जरा सुनो, अगर मैं रूम के अंदर हूँ, मेरे पास मीथेन है, मैं उसके अंदर फ्लोरीन डाल दूँ तो रूम के अंदर वो रिएक्शन हो जाएगी. और अगर मैं क्लोरीन डालूँ तो रूम में वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी मैं बाहर जाऊँगा, सनरेज पड़ेगी तो सनरेज से मिल जाएगी, तो उसको कहते हैं सनलाइट को एच न्यू. और ब्रोमीन डालूंगा तो सनरेज में भी नहीं होगी, मुझे अलग से हीट करना पड़ेगा, नहीं तो कैटालिस्ट डालना पड़ेगा. और आयोडीन खाली कैटालिस्ट नहीं, हीट के साथ कैटालिस्ट. क्यों? क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है,
फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्या ये अच्छे से समझ में आया? रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बेटा? फ्री रेडिकल। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन? Free radical. रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन? Free radical. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर मेरे पास अलग अलग कार्बन है तो 3 डिग्री का पहले बनाओगे, 2 डिग्री का उसके बाद, और सबसे कम 1 डिग्री। अगर 100 मोल बने अलग अलग डिग्री है तो 60 से 70 3 डिग्री के होंगे, 20 से 30 2 डिग्री के होंगे, 10 12 1 डिग्री के होंगे। ठीक है, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मैंने CH4 को लिया, ज़रा इसको अच्छे से देखो। इसकी रिएक्शन में क्लोरीन से करने जा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2s2 2p2 वो 9 पास हो गई तो 11th में है। 2s 2s 2 हाँ 2s2 2p2। मगर कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी वैलेंसी शो कर रहा? 4। तो 4 क्या बताओ? 2s में 1, 2p में 3। तो बेटा मैं ये 2s का देखो, इसको समझा रहा हूँ मैं, बहुत बारीकियों से समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2p का 2p का 2p का, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से यहाँ की दूरी कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर है, यहाँ और ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कार्बन ये सबसे कम, ये s का इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर ये थोड़ा दूर px का हुआ, थोड़ा और दूर, और ये सबसे दूर। तो अब बताओ क्लोरीन आया तो क्या क्लोरीन इकट्ठे चारों पे अटैक करेगा या एक के बाद एक करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। ये चीज़ मालूम हो गई। इसी कारण ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल भी नहीं दे रहा, 109 डिग्री 28 मिनट्स दे रहा। ये आपको बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन भी है कि ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों नहीं देता है, 109 क्यों देता है? क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स है। ये क्लियर है? तो बोलो क्या क्लोरीन इकट्ठे एक पूर्ण पे अटैक करेगा? किस पर? एक एक करके करेगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में एक बार एक Cl आएगा, फिर एक बार 2 Cl आएंगे, फिर एक बार 3 Cl, 1 मिनट बेटा, फिर एक बार 4 Cl। हाँ बोलो। ये लिखा रहे थे? अच्छा मैं लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? हाँ या ना? इसकी मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। पूरी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में 11th में भी पूछी जाती है। इनमें से कोई सा ही बन सकता है? नहीं, पूरे बनते हैं, एक के बाद एक पूरे बनेंगे। पूरे बनेंगे। ठीक है ना? अब कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, ये देख रहे हैं। आज जाके एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें दिया है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। बेटा आपको मैं बता दूं, ये क्लोरीन है, बोलो भाई ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, बोलो हाँ या ना? तो ये सनलाइट आई, सनलाइट के पास क्या है? एनर्जी। उसने क्या किया? होमोलैटिक क्लीवेज किया, एक क्लोरीन को अपने साथ लेके निकल लिया। तो ये सनलाइट के साथ एक क्लोरीन डॉट के साथ चला गया और एक फ्री टेस्ट ट्यूब में रह गया। तुम इसको नाम दिया रेडिकल। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले तुम्हें डॉट का दर्शन हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? तो डॉट का दर्शन हो गया तो चेन स्टार्ट हो गई, तो नाम पड़ा चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन स्टार्ट हो गई तो क्या नाम दोगे? किसको बोलोगे चेन इनिशिएटिंग? जिसमें तुम्हें पहली बार फ्री रेडिकल दिखाई दे, डॉट दिखाई दे, तो वो स्टेप का नाम चेन इनिशिएटिंग हो गया। तो क्या ये Cl डॉट खामोश बैठेगा? नहीं। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर CH3 है और इसमें एक हाइड्रोजन बहुत बॉन्ड लेंथ उसकी लंबी है, तो ये Cl डॉट इस पर अटैक कर देगा। अटैक करा तो ये Cl क्या लेकर जाएगा अपने साथ? H लेकर चला जाएगा, तो ये HCl बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये डॉट कार्बन पर फ्री रह जाएगा, तो यहाँ पर होगा ये CH3 डॉट, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना? भाई कार्बन का दिमाग खराब हो गया, अरे हाइड्रोजन था, कौन लेके भागा? Cl लेके भागा, पकड़ो उसको। तो जो लेके भागा वो तो चालाक है, वो तो पहले गायब हो गया। तो दूसरा बेचारा करीब Cl2 आसपास दिखाई दिया, कहते हैं अबे यही वाला था, इसी का कोई भाई था, उन नहीं मिला तो इसी पे अटैक कर दो। होता ही है, भीड़ भड़के में जो करता है वो निकल लेता है, बेचारे भीड़ दूसरे फिर आते। तो ये क्या करेगा? इस Cl पर अटैक करेगा। ये अटैक करा तो बोलो क्या बनाया? CH3Cl प्लस देखो पहला कंपाउंड आ गया। अब वो Cl2 बैठेगा क्या? और फिर इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जब तक हाइड्रोजन है Cl चुप नहीं बैठेगा। तो देखो अब ये CH2Cl लगकर एक हाइड्रोजन मैंने एक्सपोज कर लिया। यहाँ 3 थे ना,
एक को एक्सपोज कर लिया और ये तुम्हारा Cl डॉट, बोलो क्या हुआ? CH2Cl नहीं, खाली ये बोलना गलत है, डॉट असल तो यही है ना, प्लस HCl उसके बाद समझ गए होंगे क्या होगा? क्या समझ गए ये तो बता दो। CH2Cl CH2Cl डॉट, बेचारे सीधे साधे गरीब पर अटैक कर देगा और ये हो जाएगा CH2, बोलो ये चलती रहेगी रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आया तो ये चेन इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई, और ये चेन कंटिन्यू देखते मिल रहे, तो तुम इसको बोलोगे चेन प्रोपोगेट हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो लास्ट में तुम्हें एक स्टेप आएगा CCl3 डॉट, फ्री रेडिकल बनेगा लास्ट में। भाई लास्ट में CCl3 डॉट आया तो ये फिर एक Cl2 पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा बोलो? CCl4 प्लस ये क्या बच जाएगा? अब बोलो क्या इसको ये कार्बन कन को ये हाइड्रोजन दिखा? नहीं, तो ये क्या करेगा, वो पहला जो Cl गया था उस Cl के लिए ढूंढकर उस पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन छोटा बच्चा है, पूरी पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, हर जिसको मन पड़ता है उसके थपड़ा मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो मजबूरी में Cl को पकड़ने लगे, तो ये Cl से मिलकर ये Cl2 बना दिया और ये एनर्जी वापस लौट गई, तो यहाँ पे चेन खत्म हो गई। तो ये हो गया चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी? एक का नाम चेन, यहाँ पे चेन स्टार्ट करो, दूसरे का नाम यानी कि फ्री रेडिकल बनेगा 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 और चेन जहाँ पे फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा। अब देखो ये CCl4 बन गया, कोई फ्री रेडिकल नहीं, और वो Cl डॉट दूसरे Cl डॉट से रिएक्ट होगी, ये दोनों स्टेप चेन टर्मिनेट में आएंगे, सिर्फ ऊपर वाली Cl चेन इनिशिएट में आएगी, बाकी के पूरे बीच के स्टेप्स को तुम नाम दोगे चेन प्रोपोगेट, प्रोसीड हो रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? लास्ट स्टेप मैंने यहाँ बीच में शॉर्ट किया, यहाँ पे और स्टेप्स हैं, मैंने शॉर्ट किया, कहो तो वो भी लिख दूँ बेटा मेरा। देखिए CH2Cl बना, फिर वो Cl एक इसके H को लेके जाएगा, फिर एक डॉट बनेगा, फिर एक जाएगा, वो स्टेप्स यहाँ पे मैं डॉट ये डाल देता हूँ, इसको आपको करना है ना, ये जगह छोड़ के आप करना है। अब इधर CHCl बचेगा ना। हाँ, ये लास्ट स्टेप आया, इसमें से पूरे H निकल गए, तब जाके ये टर्मिनेट होगा। जब तक हाइड्रोजन है टर्मिनेट नहीं करना, जब हाइड्रोजन पूरे निकल जाएंगे तभी टर्मिनेट। अरे समझ में आ गया? अरे बोलो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है यस और नो? यस। किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल। क्या एसिड से रिएक्ट करेगा? क्या बेस से रिएक्ट करेगा? मेटल से रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट क्यों कर रहा? फ्री रेडिकल में तो बॉन्ड शिफ्ट होने का चक्कर ही नहीं है, और जब बॉन्ड अपना अपना ले रहे हैं तो एनर्जी का कोई लफड़ा ही नहीं है। एनर्जी तो तब लगती है या तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचना है या उसको इलेक्ट्रॉन देना है। भाई तुम किसी से पैसे अगर खींचोगे तो मारपीट करने के लिए लड़ाई चाहिए, एनर्जी चाहिए। अपना पैसा खुद मांगोगे उसमें कहीं की लड़ाई। समझ में आ रही बात? कॉपी कर लो सर। ये पूरी चेन आएगी क्या बनाएंगे? हाँ, पूरी चेन आएगी बेटा। आपके मैं बोल दिया, पहले ही बोला हूँ, मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो 11th का है। कंपटीशन अगर मैं कंपटीशन खोलता तो मैं अभी तक वुड्स रिएक्शन से बाहर ही नहीं आता। 2 लेक्चर लेती वुड्स रिएक्शन कंपटीशन, 10-12 पेज। फिनाल जैसा अच्छा राइटर अपने 12 या 15 पेजेस में वुड्स रिएक्शन लिखी है उसने, ठीक है ना। मैं सिर्फ 11th का पढ़ा रहा हूँ, उतना मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अभी कंपटीशन की कोई बात करूँ। शुरू से लेकर पूरी चेन एक एक स्टेप। हाँ, पूरा एक एक बताना है आपको, तभी नंबर मिलेंगे। अगर नंबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कुछ मत ये तो बताओ। पूरी 7 मार्क्स की है जाएगी। नहीं, 7 नहीं है बेटा, ये 3 मार्क्स से ज्यादा तक क्वेश्चन नहीं कोई। स्टेप्स तो 7 है ना, ये कह रहा हूँ। वो अच्छा ऐसे स्टेप गिन के लगने लगे तो हो चुका। सर, स्टेप तो 3 ही है ना भाई, एक चेन इनिशिएटिंग है, एक चेन प्रोपोगेशन है, एक चेन टर्मिनेटिंग है। सर 2 मार्क्स के तो डॉट डॉट आके आ जाएगी। नहीं, मैकेनिज्म वो बोलेंगे तो, अगर उन्होंने मैकेनिज्म बोला तो आपको लिखना है पूरी। अगर उन्होंने मैकेनिज्म वर्ड यूज नहीं किया तो नॉर्मल रिएक्शन लिख के आएंगे। क्लियर है बेटा? दिक्कत तो नहीं है? पूरी कॉपी करो भाई।
एल्केन्स का IUPAC और एल्केन्स का आइसोमेरिज्म अपन ने नहीं पढ़ा, क्यों? पहले जनरल में पढ़ चुके हैं, इसलिए वो पार्ट छोड़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, टाइम मिला तो एक बार रीडिंग करके भूल जाना, एग्जाम में नहीं आती है वो, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं सिखा दूंगा। केमिकल आपको पूरी अच्छे से देखनी है, 5-6 रिएक्शन से केमिकल की अभी अपन ने आज एक ही कवर कर पाए। आ गया यहाँ तक का? क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया? बताओ बेटा, एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देगा? हाइड्रोजनेशन। एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देगा? एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देगा? एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देगा? क्यों हाइड्रोजनेशन देगा? एसिड बेस से या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्यों रिएक्ट नहीं हो रहा? उसमें पोलैरिटी नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी एंड ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद हो गई बात? पोलैरिटी एब्सेंट है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। क्लियर है? हाइड्रोजनेशन से जो रिएक्ट हो रहा है वो कौन से मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल। जो रिएक्ट हो रहा है वो कौन से मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री, ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने स्टेप्स पे इन्वॉल्व है? 3। एक का नाम दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। चेन इनिशिएटिंग में फ्री रेडिकल दिखेगा, चेन प्रोपोगेशन में कंटिन्यू फ्री रेडिकल बनता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और चेन टर्मिनेटिंग में पूरी तरह फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? लिख लो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। 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 Number 1, chain initiating step. Number 1, chain initiating step. देखो, formation of free radical takes place. Formation of free radical takes place. Formation of free radical takes place. Second, chain propagation step. Second, chain propagation step. Continuously free radical utilized and generate. Continuously free radical utilization and generation takes place. Continuously free radicals utilized and generate, disappear or appear. All the intermediate steps are considered to be as chain propagating step. All the intermediate steps are considered to be as chain propagating step. Lastly, for chain terminating step. So considered to be as Chain propagation step. Lastly, for chain terminating step. Disappearance of free radical. Disappearance of free radical or utilization of free radical, or utilization of free radical and formation of final product. And formation of final product. Formation of final product. क्लियर हो गया बेटा? तो आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में आपको